बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिस टॉपिक का नेम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब ये टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि बर्नौली इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका इम्पोर्टेंट MCQ बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स, इसी एनर्जी के बारे में आप ये बात सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय, बल्कि एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट की जा सकती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप डेली लाइफ में गौर करें तो तकरीबन हर जगह आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। तो आज के इस टॉपिक में जो हम प्रूव करेंगे वो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये डेविल बर्नौली ने पेश की, लेकिन इसके साथ कुछ और साइंटिस्ट भी शामिल थे। क्योंकि इक्वेशन इसने दी तो इसीलिए हम बर्नौली का नाम जानते हैं। तो अब इसकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कांस्टेंट। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं ये हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि उसके अपर एंड पे इन तीन चीज़ों का सम, नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीन चीज़ों का सम एट अपर एंड बराबर आना चाहिए एट लोअर एंड इन तीन चीज़ों के सम के, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इन दोनों एंड्स पे इन तीन चीज़ों का सम इक्वल आ जाए तो यही हमारे पास आज का टॉपिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमने ये इक्वेशन प्रूफ करनी है मैथमेटिकली। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट लेंगे हम डायग्राम से। तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसको हमने अर्थ की सरफेस एक सर्टेन हाइट पे प्लेस किया हुआ है। अपर एंड की हाइट h1 है, लोअर एंड की हाइट h2 है। अब याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जो अपर एंड की हाइट है h1 वो हम उस अपर एंड के सेंटर से लें या उसके लास्ट वाले एंड या उसके अपर वाले एंड से लें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन रियलिटी हमारे पास ये पाइप जो है ये बारीक होगा, तो उसकी वजह से आप चाहे सेंटर से हाइट लें चाहे इस एंड से हाइट लें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन याद रहे हाइट h1 और हाइट h2 यहाँ पे क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो अपर एंड पे अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो पाइप के पोजीशन हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं कि जब इस पोजीशन के थ्रू जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है? v1 और उसका मैस क्या है? डेल्टा m। ये उसका अमाउंट है कि 1 लीटर फ्लो करेगा, 2 लीटर करेगा, इतने रीजन में से कितना फ्लूइड पास करेगा, तो उसका मैस क्या है? डेल्टा m। अब हम यहाँ पे टाइम भी चूज़ कर लेते हैं फॉर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे जनरल बात करते हैं फॉर टाइम डेल्टा t, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड v1 है, उसका मैस डेल्टा m1 है और उस पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है? P1। प्रेशर एग्जर्ट कितना हो रहा है? P1। और फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है? डेल्टा x1। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर कौन सा है? P1। तो प्रेशर हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A। सही है, तो A1 भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन याद रहे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर ये प्रेशर कौन सा है और ये प्रेशर कौन सा है। तो पहले इस प्रेशर की बात करते हैं। ये प्रेशर कौन सा? ये एग्जर्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लूइड की जो आगे वाली लेयर होगी उस लेयर पे फ्लूइड की पीछे वाली लेयर फोर्स लगा रही है। तो ये जो प्रेशर है ना P1, ये कौन सा है? कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी आगे वाली लेयर पे जो फ्लूइड की पीछे वाली लेयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ये है P1। तो फ्लूइड पे ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन आगे वाली लेयर पे पीछे वाली लेयर क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स लोअर एंड पे देखें तो हाइट h2 है और यहाँ पे एरिया क्या है? A2। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है? कम, तो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करेगा, डेल्टा x2। तो यहाँ पे भी टाइम क्या है? डेल्टा t।
तो डेल्टा टी के लिए हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो फ्लूइड का अमाउंट क्या है या मैस क्या है, डेल्टा एम। लेकिन यहाँ पे प्रेशर को देखें, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो इसके क्या है, अपोजिट। अब ये प्रेशर कौन सा है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लोअर एंड पे जो आगे वाली लेयर होगी, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ना विद वेलोसिटी v2, तो जो आगे वाली लेयर होगी वो पीछे वाले फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। यहाँ पे भी फ्लूइड पे ही लगा रहा है प्रेशर, लेकिन याद रहे यहाँ जो आगे वाली लेयर होगी उस पे पीछे वाली लेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और लोअर एंड पे जो आगे वाली फ्लूइड की लेयर होगी वो पीछे वाली पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह स्टूडेंट्स किसी किसी बुक में ये भी कहा गया है कि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ से पाइप का एंड ओपन है ना, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ से भी पाइप ओपन है तो फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। Considering an ideal fluid flowing through a non-uniform pipe of different heights at different ends, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने फ्लूइड कंसीडर किया है वो आइडियल है, और हाइट क्या है, h1 h2 के डिफरेंट है। ठीक है जी। एट द अपर एंड द वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया ताकि आप इसको याद रख सके। अब वो वर्क कैसे है, क्योंकि फ्लूइड पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क W1 एट अपर एंड क्या होगा, F डॉट डी होता है वर्क डन, F डॉट डी। अब F डी कोस थीटा, अब D को हमने नाम दिया हुआ यहाँ पे डेल्टा x1 कह लें या डेल्टा x कह लें, तो F D की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x1। F यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी, F1 अपर एंड पे, और कोज इनटू थीटा। अब थीटा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली लेयर पे पीछे वाली लेयर फ्लूइड की फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी लग रही है इसी डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0, तो कोज 0 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब F1 डेल्टा x1 ये हमारे पास वर्क आ गया एट अपर एंड, तो इक्वेशन बन गई 1। प्रेशर एट अपर एंड इज, अब प्रेशर क्या होगा, P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1, तो यहाँ से फोर्स निकालें, F1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई A1। अब यही फोर्स F1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क 1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इफ़ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज V1, अपर एंड पे स्पीड क्या है, V1 इन टाइम डेल्टा t, देन डिस्टेंस इज, यानी कि अगर हम टाइम डेल्टा t के लिए फ्लूइड की स्पीड देखें तो V1 है, और वो फ्लूइड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डेल्टा x1 होगा। तो वो डेल्टा x1 किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई t, वो होगा डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई टाइम डेल्टा t। तो यही डेल्टा x1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दें, तो यह आ जाएगा वर्क 1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 मल्टीप्लाई डेल्टा t। हमने सिर्फ इक्वेशन 2 में डेल्टा x1 की जगह ये V1 इंटू डेल्टा t पुट कर दिए, तो ये बन गई इक्वेशन A, यानी कि वर्क आ गया एट अपर एंड। अब सुनिए सेम वर्क लोअर एंड पे भी हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली एट लोअर एंड द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड, यानी कि आगे वाली जो लेयर है वो पीछे वाली लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो वर्क 2 क्या होगा, P2 A2 V2 इंटू डेल्टा t, यानी कि इसी इक्वेशन को देख के आप लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने कह दिया ना, लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा x2, तो ये आ जाएगा F2 डेल्टा x2 कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, और आगे वाली लेयर पीछे वाली पे फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आप पुट करें F2 डेल्टा x2 कोस 180, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो माइनस F2 डेल्टा x2, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब उसी तरह आप वैल्यूज पुट करके ये वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास वर्क 2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर B।
तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि नेगेटिव साइन मीन्स वर्क डन इज अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। तो हमें चाहिए स्टूडेंट्स नेट वर्क डन, क्योंकि अपर एंड का भी वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, लोअर एंड का भी वर्क आ गया, हमें चाहिए नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2, वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेट वर्क इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड्स पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने दोनों साइड्स पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, अब जो इक्वेशन 3 है उसको हम दोबारा लेंगे। इस इक्वेशन में देखें P1, ये P1 आ गया, लेकिन A1 V1 डेल्टा टी की जगह हमने वॉल्यूम लिख दी है। इस बात को आपने समझना है कि इसकी जगह वॉल्यूम कैसे आया है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, इसी इक्वेशन को गौर से देखिएगा, ये वाली हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T होता है। S को मैं कह सकता हूँ X या डेल्टा X कह लें, और V वैसे मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो इसका मतलब जहाँ V इंटू डेल्टा टी हो वहाँ पे मैं डेल्टा X लिख सकता हूँ ना। तो इस इक्वेशन में देखें, ये हमारे पास क्या है, V मल्टीप्लाई डेल्टा टी, तो V मल्टीप्लाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेल्टा X। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा X, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, डेल्टा X, ये आ गया डेल्टा X। अब डेल्टा X का मतलब यूनिट क्या होगा, मीटर, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर का क्यूब बनता है। इसका मतलब ये चीज़ सारी क्या बन गई, वॉल्यूम बन गई। इसी तरह से V2 डेल्टा T2 डेल्टा T क्या बन जाएगा, डेल्टा X2। तो डेल्टा X2 मल्टीप्लाई एरिया, फिर क्या बन गया, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो हमने दोनों को वॉल्यूम V के इक्वल कर दिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब जहाँ पे A2 V2 इंटू डेल्टा टी आएगा वहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसीलिए इक्वेशन 3 के अंदर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिख दिया, वॉल्यूम। तो ये भी वॉल्यूम आ गया, ये भी वॉल्यूम आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा P1 माइनस P2, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर डेंसिटी। तो मैंने इस वॉल्यूम की जगह मास ओवर डेंसिटी लिखा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या आ गया जी हमारे पास, इक्वेशन 5 में देखें, P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो, तो ये हमने वर्क डन की जगह लिख दिया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये आ गया। ठीक है, सम कर दिया हमने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये वाली साइड सारी वैसे की वैसे, यहाँ से हमने m को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, m कॉमन आ गया, अंदर ये चीज़ बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स m से कैंसल, और ये P1 माइनस P2 अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डेंसिटी है रो, ये इस साइड पे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके हर वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, हाफ रो, क्योंकि ये वाला रो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये रो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसी तरह इसके साथ भी आ जाएगा रो GH2 और माइनस रो GH1 आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस रो को डेंसिटी को उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गई है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 1 वाले अलग कर लें और 2 वाली सारी टर्म्स अलग कर लें। तो P1 अपनी जगह पे, इसमें देखें कि ये जो हमारे पास रेड वाला है, 1 वाली है ना टर्म, माइनस की है, इस साइड पे आके प्लस हो गई। और ये रेड वाली देखें 1 वाली है ना, माइनस की है, इस साइड पे आके प्लस हो गई है।
और ये वाला P2 माइनस क्या है, इस साइड पे जाके प्लस हो गया है, और ये वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ हो गई कि अपर एंड पे तीन चीज़ों का जो सम था, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो बराबर आ गई है एट लोअर एंड किसके जी, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही हम अगर जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो वो बन जाएगी प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे बन रहा है, ज़रा इसको देख लें। ये हमारे पास होता है हाफ, डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, और आगे वी स्क्वायर वैसे का वैसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखें काइनेटिक एनर्जी बन गई ना हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इस रो की जगह भी लिखेंगे आप m/v, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन जिसका हमने प्रूव करना था। तो इस तरह अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसका प्रूव करेंगे। अब छोटी सी यहाँ पे बात याद रखिएगा, यहाँ से MCQs बन सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, या तो आप पास्कल कह सकते हैं या फिर ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या है, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि हाफ रो वी स्क्वायर का जो यूनिट है ये किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा ये भी प्रेशर के बराबर होगा। अब ये कैसे आएगा ये आपने प्रूफ कर लेना है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि रो जी एच इसका यूनिट किसके बराबर है, तो ये भी प्रेशर के बराबर आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, बाकी आप एक खुद कर लीजिएगा। डेंसिटी है तो मैस ओवर वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब, जी है तो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट है तो ये क्या आ जाएगा मीटर। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपको मिल गया जी kg पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास रो जी एच का यूनिट आ गया। अब यही यूनिट आप देखें तो प्रेशर का भी है। कहाँ से बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ से, ये यहाँ से न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर पर मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे। तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो kg पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप दोनों यूनिट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। अब ये कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, ये थोड़ा बहुत आपने खुद सर्च कर लेना है, कुछ आप भी कर लिया करें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये आपके पास डायनामिक प्रेशर है, ये डायनामिक प्रेशर है। और अगर हाइट सेम हो जाती, कांस्टेंट होगी, तो फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट। ये हम लेट कर रहे हैं खुद से। तो अगर ये टर्म निगलेक्ट हो जाए तो फिर ये प्रेशर कौन सा होगा, स्टैटिक प्रेशर, और ये कौन सा होगा, डायनामिक प्रेशर। लेकिन अगर आपकी हाइट कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपके पास ये प्रेशर कौन सा होगा, ये तो चलो मैंने बता दिया, डायनामिक प्रेशर होगा। तो ये कौन सा प्रेशर होगा और ये कौन सा प्रेशर होगा, ये आपने खुद थोड़ा बहुत सर्च कर लेना है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ ही होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।